हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेसिक एग्रीकल्चर अमित में। तो आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, यानी कि परागण और निषेचन। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए आगे सेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए आज का सेशन है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो फूलों में परागण करने के लिए स्त्री केसर और पुंकेसर पाया जाता है, जिसमें पुंकेसर में दोस्तों परागकण मिलते हैं जिसमें शुक्राणु बनते हैं, और स्त्री केसर में अंडाशय पाया जाता है जिसमें अंडाणु बनते हैं, और प्रजनन क्रिया करने के लिए ये दोनों ही जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अब पॉलिनेशन है क्या? ठीक है दोस्तों, पॉलिनेशन है क्या? तो पॉलिनेशन जानते हैं हम लोग दोस्तों। पॉलिनेशन देखिए क्या है, पराग कोश से परागकण निकलकर, ठीक है दोस्तों, पराग कोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को ही परागण कहते हैं। तो दोस्तों पराग कोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को ही परागण कहते हैं। यानी कि पुंकेसर में परागकोश पाया जाता है और परागकोश से परागकण निकलता है और निकल करके स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, तो उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। परागण के भी टाइप होते हैं। तो कौन कौन से टाइप होते हैं? तो देखिए सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन का हो गया स्वपरागण और क्रॉस पॉलिनेशन का हो गया पर परागण। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग स्वपरागण की तरफ। तो स्वपरागण में क्या है? स्वपरागण की क्रिया में एक पुष्प के परागकण, ठीक है, स्वपरागण क्रिया में क्या होता है? एक ही पुष्प के परागकण निकलकर उसी पुष्प के, ठीक है, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं या अथवा ले जाए जाते हैं, तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे क्या हुआ धान, गेहूं, मक्का। तो दोस्तों इस चित्र को देखिए आप लोग, इसमें अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे कि स्वपरागण क्या है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए एक पौधा है और एक पौधा में दो फूल लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और एक है पुंकेसर और एक है स्त्री केसर। तो देखिए दोस्तों नंबर एक क्या है? पुंकेसर है। तो पुंकेसर में क्या पाया जाता है? परागकोश, और परागकोश से परागकण निकलता है। ठीक है, तो इसमें से ए से परागकण निकल करके यहाँ वर्तिकाग्र तक पहुँचता है, तो इसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। यानी कि एक ही पुष्प के, ठीक है, एक ही पुष्प के या एक ही पौधा के अपने ही भाग पर, ठीक है, परागकोश से परागकण निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? स्वपरागण से लाभ, एडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है दोस्तों, तो सेल्फ पॉलिनेशन का क्या लाभ है? तो पहला लाभ क्या है कि पुष्पों में स्वपरागण निश्चित रूप से हो जाता है। जैसे कि एक ही पुष्प रहेगा और एक ही पुष्प में स्त्री केसर और पुंकेसर पाया जाता है, परागकण निकल करके और स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, तो वो तो निश्चित ही वो निषेचन होना ही होना है। लाभ यही होता है कि पुष्पों में स्वपरागण निश्चित रूप से हो जाता है, यानी कि पुष्पों में सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। नंबर 2 क्या है कि इसमें दूसरे पुष्पों पर परागण के लिए निर्भर नहीं रहना पड़ता। तो दोस्तों मान लीजिए कि एक ही पुष्प में स्त्री केसर और पुंकेसर मिल जाते हैं, तो फिर दूसरे पुष्प पर निर्भर रहने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एक ही पुष्प में जब स्त्री केसर और पुंकेसर मिल जाते हैं तो एक अपने में ही निषेचन की क्रिया कर लेते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा भी पराग व्यर्थ नहीं होता है, क्योंकि इसमें परागकण के लिए थोड़े ही परागकण की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि जब इस फूल से इस फूल तक अगर परागकण जा रहा है तो इसमें व्यर्थ कहाँ होगा? नहीं होगा व्यर्थ। और ये थोड़ा ही अगर थोड़ा सा भी इसमें से परागकण निकल करके और इस वर्तिकाग्र तक पहुँच जाता है तो ये निषेचन की क्रिया कर लेता है। ठीक है दोस्तों, तो ये है इसका लाभ। इसका हानि भी है, स्वपरागण से हानि, डिसएडवांटेज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है दोस्तों, तो हानि क्या है कि स्वपरागण से बने बीज कमजोर पौधे पैदा करते हैं। ठीक है दोस्तों, जो सेल्फ पॉलिनेशन से अगर कोई फूल अगर निषेचन क्रिया करता है तो उसके जो पौधा बनेगा वो कमजोर बनता है।
तो नंबर बी क्या है दोस्तों, बीज अधिक देर तक परिपक्व होते हैं। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट चलते हैं पर परागण यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन। तो पर परागण क्या है दोस्तों, एक पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकलकर अपने ही जाति के दूसरे पुष्प में, ठीक है, वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। यानी कि अपने ही फूल में वर्तिकाग्र तक नहीं पहुंचता, दूसरे फूल में पराग कण जा करके चला जाता है तो उसको हम पर परागण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इस फूल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि देखिए एक ये फूल है और ये फूल है। ठीक है। तो ये अलग अलग पौधा का फूल है। ठीक है। तो यहाँ से आपका पराग कण निकल करके और यहाँ पर वर्तिकाग्र तक अगर पहुँच जाता है तो ये क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक फूल से दूसरे फूल तक पराग कण कैसे जाता है ये हम आगे नीचे पढ़ाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। इसमें भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि ये यहाँ से पराग कण निकल करके और इस यहाँ वर्तिकाग्र तक पहुँच जाता है। जैसे कि देखिए ये दिखा रहा है कि इसमें आपका पराग कण है, ये पराग कण है और यहाँ पर आया वर्तिकाग्र में है। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट है पर परागण की विधियाँ, मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। तो इसमें क्या दोस्तों कि एक ही पुष्प के पराग कणों को दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचाने के लिए किसी साधन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है दोस्तों। पर परागण में हम लोग क्या पढ़े थे कि एक पुष्प के पराग कोश से पराग कण निकल करके दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, यानी कि पर परागण बोलते हैं। ठीक है। तो जो पराग कण जाता है दूसरे पुष्प तक, उसको पहुंचाने के लिए कौन कौन से माध्यम की आवश्यकता पड़ती है उसको हम लोग इसमें जानेंगे। ठीक है। तो देखिए इसमें पहला है वायु परागण, दूसरा है जंतु परागण और तीसरा है जल परागण। ठीक है दोस्तों। तो पहला हम लोग वायु परागण जानते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, जब हवा के साथ पराग कण उड़कर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसको हम वायु परागण कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगर हवा तेज चल रही है और एक पुष्प के पराग कोश से पराग कण उड़ करके दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाकर चिपक जाता है तो उसको हम लोग वायु द्वारा परागण बोलते हैं। और ये क्या दोस्तों, इन पौधों के पुष्प आकार में छोटे, कम आकर्षक तथा मकरंद रहित होते हैं। यानी कि जो वायु द्वारा परागण होता है उसमें हम लोग फूल जो होता है छोटे रह जाता है आकार में और उसमें आकर्षक नहीं रहता है। यही सब उसका हानियाँ हैं। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट चलते हैं जंतु परागण। तो जंतु परागण में क्या है, पुष्पों में परागण की क्रिया कीटों, पक्षियों, चमगादड़ों तथा घोंघों द्वारा संपन्न होती है तो उसे हम जंतु परागण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इसमें आप लोग समझ सकते हैं कि अगर एक पुष्प के पराग कोश से पराग कण किसी कीट से, जंतु से या चमगादड़ से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसको हम लोग जंतु परागण बोलते हैं। इस चित्र में देखिए हम लोग ये पराग कोश है और इसमें पराग कण है। तो ये पराग कण मधुमक्खी के द्वारा ये दूसरे पुष्प के जो स्त्री केसर है और यहाँ पर जा कर के चला जाता है। ठीक है। तो ये वर्तिकाग्र तक पहुँच जाता है। तो किस माध्यम से पहुँचा, तो वही है जंतु परागण। तो ये है कीट है, जंतु के माध्यम से, यह चमगादड़ के माध्यम से चला जाता है। तो अब आते हैं आगे दोस्तों जल परागण। ठीक है दोस्तों। जल परागण में क्या है, जलीय पौधों में परागण अधिकांश जल के द्वारा ही होता है। ठीक है दोस्तों। जलीय पौधे जो होता है, जलीय पौधे का मतलब ये नहीं कि जो कमल जो खिलता है, कमल कीचड़ में जो खिलता है या तालाब में निकलता है तो वो भी जलीय पौधा हो गया। नहीं, उसमें जल के द्वारा परागण नहीं होता है, उसमें जंतु के द्वारा परागण होता है, वायु के द्वारा परागण होता है। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या है, जल परागण। देखिए जलीय पौधों में परागण अधिकांश जल के द्वारा ही होता है और जलीय पौधों में एक पुष्प के पराग कण जल माध्यम द्वारा दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये समझ लीजिए कि ये जल के माध्यम से पराग कण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है तो उसे हम जल द्वारा परागण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। यानी कि मान के चलिए बारिश के माध्यम से एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर चला गया। ठीक है। तो वो हो गया जल परागण। अब ये पर परागण के लाभ देख लीजिए कुछ। ये लाभ क्या है कि पर परागण से तैयार फल,
बड़े अधिक वजन वाले व स्वादिष्ट होते हैं। यानी कि जो क्रॉस पॉलिनेशन से जो तैयार पौधा होता है उसका फल जो होता है वजन वाला होता है और स्वादिष्ट होता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्या है, इन फलों में बीज अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, जो क्रॉस पॉलिनेशन से जो पौधा तैयार होते हैं तो उसमें अधिक संख्या में बीज पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें उत्पन्न बीज भी अधिक स्वस्थ होता है। जो इनसे उत्पन्न बीज होता है वो अधिक स्वस्थ होता है। पर परागण से हानियां देख लीजिए। पहला है, पर परागण के लिए एक पुष्प पर निर्भर रहना होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं दूसरा, पर परागण से तैयार बीज संकर होते हैं। यानी जो क्रॉस पॉलिनेशन से तैयार पौधा होता है जो उसका बीज होंगे वो हाइब्रिड होंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, वायु परागण में पराग कणों का अधिक संख्या में हास्य होता है। यानी कि आप समझ सकते हैं, अगर किसी पुंकेसर है जो पुंकेसर पौधा है तो उसके पराग कोश से अगर पराग कण वायु के द्वारा दूसरे पौधे तक जाएंगे तो जाने में ही कई नष्ट हो जाते हैं या ज़्यादा हास्य हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत कम संख्या में वहाँ वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। अगर कीट द्वारा जाएंगे तो कीट के पैरों में चिपक जाता है और डायरेक्ट वर्तिकाग्र तक पहुँच जाता है, तो उसमें जो होता है पराग कण की हानियाँ नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट चलते हैं, निषेचन और फर्टिलाइजेशन क्या है। तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने की क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। निषेचन की क्रिया दोस्तों हम लोग फूल में समझते हैं कि देखिए, एक फूल में अगर पुंकेसर में पराग कण पाया जाता है तो दूसरे फूल में अंडाशय में अंडाणु पाया जाता है। ठीक है, तो पराग कण जा करके वर्तिकाग्र के अंडाणु में पहुंचता है, तो वो जब मिलते हैं दोनों तो उसी क्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसी क्रिया को क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो सबसे बड़ा फूल होता है, सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है, रेफ्लेक्सिया। तो रेफ्लेक्सिया में जो परागण की क्रिया होता है किसके द्वारा होता है, हाथी के द्वारा होता है। जब हाथी उसमें रिफ्लेक्सिया फूल में अपना सूंड डाल करके उसका रस चूसती है तो उसके सूंड में वो चिपक जाता है पराग कण। ठीक है, और दूसरे फूल में फिर वैसे ही चूसती है जा करके रस, तो वहाँ पर जाके वो चिपक जाता है, तो परागण की क्रिया संपन्न होता है। रिफ्लेक्सिया फूल 40 किलो का वजन है, जो सबसे बड़ा फूल है, उसमें हाथी द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होता है। तो दोस्तों, जो सबसे छोटा फूल होता है वेल्फिए, ठीक है, वेल्फिए जो सबसे छोटा फूल होता है उसमें कीट के द्वारा परागण होता है। और जो सबसे बड़ा फूल होता है रेफ्लेक्सिया, उसमें हम लोग हाथी के द्वारा परागण होता है। ठीक है, जिसका वजन 40 किलो होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम लोग इसी के साथ सेशन समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। तो दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।